पाकिस्तान की अफवाज ने क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान एक अमन मुआहिदा तकरीबन करा दिया है? यही इम्कान नजर आ रहे हैं। अमरीकी व्हाइट हाउस से लेकर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद रावलपिंडी से। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान की एक बड़ी रिवाज और तारीख रही है अमेरिका को एक तरीके से सहूलतकारी फराहम करने का जब भी वो किसी मुश्किल में अपने आप को पाते हैं, चाहे वो चाइना के साथ ताल्लुकात दोबारा शुरू करने पे हो 1971 में, या फिर ईरान और इराक के दरमियान जंग बंदी करने पे हो, यहां तक कि वो शायद पाकिस्तान के अपने मुफाद में था जियाउल हक के। और अब पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका के लिए रास्ते हमवार कर रहा है ईरान के साथ जंग बंदी को परमानेंट करने के लिए। इस पूरी तारीख को समझने के लिए और स्पेशली अभी क्या हो रहा है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से मोहम्मद तकी। एक बार फिर डॉक्टर तकी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। लेट्स बिगिन विद द ऑब्वियस। आप ये जो पूरा मरहला भी पिछले कोई हफ्ते 10 दिन से 2 महीने से जो चल रहा है जंग को लेकर, उसको आप किस तरह देखते हैं, और पाकिस्तान का इसके अंदर जो किरदार रहा है उसको आप किस तरह देखते हैं? जंग तो सबके सामने है कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर जारहियत की, और पाकिस्तान का किरदार इब्तिदा में उसके ऊपर कुछ सवाल उठे कि इस पाकिस्तान पंचिंग अबव इट्स वेट। क्या पाकिस्तान जो ये मीडिएशन की कोशिश कर रहा है, सालिसी की कोशिश कर रहा है, क्या पाकिस्तान इसका कैपेबल है? फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता किया, पाकिस्तानी लीडरशिप ने साबित किया कि वो काफ़ी डायनामिक तरीके से इसके अंदर काम कर रहे हैं। ये शुबहात भी यकीनन उठे कि क्या अमेरिका के कहने पर या अमेरिका की बिडिंग कर रहे हैं, या कि एक मुतवाज़न पॉलिसी है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और ये पीस प्रोसेस शेप पकड़ता गया, उसकी कुछ उसके खत्तो खाल जो हैं वो वाजे होते गए, तो ये नज़र आने लगा कि पाकिस्तान ने एक अच्छा बैलेंस स्ट्राइक किया है इस सारे मामले में। और ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात की तारीख बहुत पुरानी है। पाकिस्तान के क़याम से लेकर अब तक ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेशतर अच्छे रहे हैं। कुछ ऐसा ज़माना भी आया कि जब रिलेशनशिप टेंस थी, जैसे कि जब ज़ियाउल हक के ज़माने में ऐसा हुआ कि ईरान और पाकिस्तान के मफादात अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ थे और दोनों एक दूसरे के साथ कम्पीट करते रहे। लेकिन बिलउमूम ताल्लुकात जो हैं, अगर वो बहुत अच्छे नहीं रहे तो कभी ख़राब नहीं हुए, इल्ला एक आध मौके के, जैसे 2-1 साल पहले ईरान ने एक मिसाइल पाकिस्तान पे बिला मकसद दाग दिया था, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने खासी बुर्दबारी का सबूत दिया। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि एक मुतवाज़न तरीके से चलते हुए नज़र आते हैं। इसका तारीख़ी बैकड्रॉप है, पाकिस्तान की अपनी डोमेस्टिक इम्पेरेटिव्स हैं। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी डेमोग्राफिक जो है वो ईरान को इस जंग में सपोर्ट करती है, और इसमें सिर्फ पाकिस्तान के शिया आबादी नहीं है। पाकिस्तान की मजहबी जमातें जो हैं वो भी खुलकर ईरान की हिमायत कर रही हैं, जो कि बेशतर सुन्नी जमातें हैं। बहुत सारे सवालात, और आपने ऑब्वियसली एक अच्छा एक कॉम्प्रिहेंसिव लेआउट किया है इसके ऊपर। अम, आपकी बड़ी गहरी निगाह रही है पाकिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, और पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं वो बड़े नासाज हैं। एक तरफ तो बिजली का बहरान है, मईशत आपकी बिल्कुल अम, जिस हाल में है वो आप जानते हैं। जो सियासी स्पेस थी या जो सियासी कार्रवाइयां थी वो थम चुकी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आपके सामने है, एक डी फैक्टो मार्शल लॉ की सिचुएशन अंदर है पाकिस्तान में। बुनियादी सवाल ये उठता है फिर डॉक्टर तकी कि क्या अगर पाकिस्तान के अंदर इतने बुरे हालात हैं, अगर आप इस्तेकाम नहीं लेके आ रहे, तो क्या आप बैरून अपने मुल्क से बाहर इस्तेकाम लेके आ सकते हैं, या लॉन्ग लास्टिंग कोई इम्पैक्ट कर सकते हैं? पाकिस्तान में जो फ़ौजी आमरीत की तारीख़ है, वो पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात की भी तारीख़ है एक लिहाज से। उसमें होता यह है कि जब जब पाकिस्तानी फ़ौजी आमर जो हैं वो अमरीका के करीब आए हैं, उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है वो मिला है, कुछ इकनॉमिक विंडफॉल मिली है, जैसे अयूब खान के दौर में, जैसे किसी हद तक याहिया के दौर में, फिर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, जनरल मुशर्रफ के दौर में। और अब क़ुर्बत तो है, अभी उस तरीके की इमदाद नहीं मिली जैसे कि उन आमरों को मिली थी।
اس سے ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ تو کسی نہ کسی طرح بنی رہتی ہے، لیکن ڈومیسٹکلی ایک امپیونٹی جو ہے وہ مہیا ہو جاتی ہے، میسر آ جاتی ہے ان فوجی آمرین کو کہ جو پاکستان پر حکمران ہوتے ہیں، ڈی جورے نہیں مگر ڈی فیکٹو حکمرانی کر رہے ہیں. اس سے بالخصوص پاکستان کے جو چھوٹی قومیں ہیں، بلوچ، پشتون، سندھی وغیرہ، ان کے اوپر بڑی بری تاریخ ہے پاکستان کی. جیسے سن 83 کی MRD کی تحریک جو ہے، جس میں سندھیوں کے اوپر بے انتہا تشدد کیا گیا اور ہوائی جہازوں سے یعنی ہیلی کاپٹرز وغیرہ سے بھی گولیاں برسائی گئیں. یہ ضیاء الحق کے زمانے میں ہوا. ساتھ ہی ساتھ ضیاء الحق ایک متوازن ایران پالیسی بھی چلا رہا تھا. تو یہ دونوں ایک ڈائیکاٹمی ہے کہ جو پاکستان کی تاریخ کا حصہ رہی ہے. اب اتفاق یہ ہے کہ پاکستان کئی مرتبہ یونیکلی پوزیشن رہا ہے ان معاملات میں، اور اس کو ایک مرکزی کردار ملتا چلا گیا. جس طرح آپ نے چین کا ریفرنس دیا، اس معاملے میں ہنری کسنجر جو ہیں وہ پاکستان آ کر چائنا گئے. اس میں پاکستان بہت کم لوگوں کو یاد ہوگا، ڈاکٹر آغا حسن آبدی صاحب کا بہت بڑا کردار تھا اس کے اندر. اب وہ ایک یونیکلی پوزیشنڈ آدمی تھے. آغا صاحب جیسا آدمی نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا، کہ جو امریکہ کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے، پاکستان کی اشرافیہ کے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا، اور مقتدرہ کے ساتھ بھی، اور پھر چائنا میں بھی ان کے ان روڈز تھے. تو ایک تو ہم نے سنا تو یہ ہے کہ آبدی صاحب کے جہاز میں غالباً کسنجر گیا تھا، کہہ نہیں سکتا وثوق سے، لیکن ایسا بھی ہوا ہے. پھر جب ایران عراق لڑائی شروع ہوئی، عراق نے ایران پر ستمبر 1980 میں حملہ کیا تھا. تو ود ان ڈیز جو ہے جو OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، اس وقت 40 ممالک تھے، انہوں نے ضیاء الحق کو ڈیزگنیٹ کیا کہ پیس مشن لیڈ کریں. تو ہفتہ 10 دن کے بعد ضیاء الحق جو ہے وہ پہلے تہران گیا، پھر عراق گیا، درمیان میں عمان گیا، یاسر عرفات سے ملا. بہت اس نے کوشش کی، لیکن ایران میں اس کو کولڈ شولڈر دیا گیا، وہ مشن ناکام ہو گیا. اس کے بعد بھی ایک مرتبہ دوبارہ بھی اس نے یہ کوشش کی. میں نے اس دن ٹویٹ بھی کیا کہ ضیاء الحق نے جتنے تہران کے دورے کیے، شاید فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ اس کا ریکارڈ بیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک پالیسی بہرحال رہی ہے، اور اب ایک یونیک پوزیشن اس دفعہ پاکستان فیلڈ مارشل ہیز ٹرمپس ایئر. وجوہات اس کی آپ کے پروگرام میں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کرپٹو کرنسی ہے، اور پتہ نہیں ریئر ارتھ کے پرومسز ہیں، اور اس قسم کی چیزیں. بہرحال وجہ کوئی بھی ہو، لیکن ایک کانڈویٹ ان کو میسر ہے ٹرمپ تک. ٹرمپ ان کی بات سن رہا ہے، اور اس وقت ٹرمپ کو ایک آف ریمپ کی ضرورت تھی. ایران نے جس طریقے سے ریزسٹ کیا ہے اس جارحیت کو، وہ تو اب تاریخ کا حصہ ہے. یہ اسرائیل اور امریکہ دونوں کا یہ خیال تھا کہ ایران دنوں میں، گھنٹوں میں نہیں تو دنوں میں گھٹنے ٹیک دے گا. ایسا کچھ نہیں ہوا. ایک سویلائزیشنل سٹیٹ ہے، 4-5 ہزار سال کی ان انٹرپٹڈ تاریخ ہے، ایک کلچر ہے، ایک جدوجہد اور ریزسٹنس کا کلچر ہے، جو کہ 8 سالہ لڑائی میں انہوں نے عراق کے خلاف برتا. تو ان لوگوں نے ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، اور پھر جب حالات اس نہج پہ پہنچ گئے کہ یہاں پہ اب امریکہ میں $5 کا گیلن تیل ہو رہا ہے، اور اگر یہی حالات رہے تو مڈ ٹرم الیکشن میں ریپبلکن پارٹی کو نقصان اٹھانے کا بہت بڑا اندیشہ ہے. تو ٹرمپ کو ایسے حالات میں ایک آف ریمپ، ایک اپنا فیس سیونگ کے لیے ایک راستہ چاہیے تھا، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ پاکستان نے ایک اچھا قدم اٹھایا، اور اس کو یہ کانڈویٹ دینے کے لیے، کیونکہ صاف بات کی جائے تو ٹرمپ از اے میڈ مین. میں نے اس کو کنگ جارجز میڈنس کے ساتھ، لیکن کنگ جارج کو ایک بیماری تھی، اس کو پورفیریا کہتے ہیں. ٹرمپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، یہ واقعی اس قسم کی اس کی جبلت ایسی ہے کہ جس طریقے سے وہ ایران پر چڑھ دوڑا نیتنیاہو کے کہنے پر، اور متفرق اپنی بھی وجوہات ہیں اس کی. لیکن بہرحال اگر ایک آف ریمپ مل رہا تھا تو وہ لے لینا چاہیے تھا، اور وہ لے لیا گیا. اس سے آپ نے دیکھا کہ ایران میں اس کا جس طریقے سے خیر مقدم ہوا ہے، ظاہر ہے کہ ایران کئی ہفتے اور شاید اس طرح کی ریزسٹنس نہ کر سکتا اگر یہ اسی طرح کی بمباریاں کرتے، یا جس قسم کی دھمکیاں ٹرمپ دے رہا تھا کہ پوری ایک تہذیب کو مٹا دوں گا، سویلائزیشن کو ختم کر دوں گا. تو یہ تو نیوکلیئر لڑائی کی طرف اشارے تھے. اور جس طرح سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، ایران کی یونیورسٹیاں، ایران کی طبی ادارے، ایران کی ریسرچ لیبارٹریز، ایران کی ویکسین
इंस्टीट्यूट पैस्चर इंस्टीट्यूट को वहाँ पर उन्होंने नुकसान पहुँचाया, जो वहाँ पे सबसे बड़ा वैक्सीन बनाने का इंस्टीट्यूट है। तो इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने दोनों मुल्कों के लिए एक भलाई ही का रास्ता निकाला है। और रास्ता भी निकाला तो एक जिस तरह आपने जिक्र किया, एक आमरीत की जो निज़ाम इस वक्त बरका है पाकिस्तान के ऊपर, उसने निकाला, और डेफिनेटली पैरेलल्स भी मौजूद हैं। पैरेलल्स और रियलिटी, मुझे पता है आप हमेशा रियल पॉलिटिक के ऊपर बात करना चाहते हैं कि हकाइक क्या है इस वक्त, मगर क्या ये एक पॉजिटिव है या नेगेटिव है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नाम की चीज नहीं है? आपके पास 25 करोड़ की अवाम है, डिप्लोमैट्स, आपकी एक ट्रेडिशन है डिप्लोमैटिक, फॉरेन ऑफिस ही मौजूद है, और काम कर रहे हैं आपके डी फैक्टो आमिर। हाउ डू यू सी दैट वेरी क्विकली? जनरल नासिम मुनीर यहाँ टैंपा आए थे तो उनकी तकरीर हमें भी सुनने का इत्तेफाक हुआ। उसमें उन्होंने एक बात की थी कि पाकिस्तान के जो सिविलियन हुक्मरान हैं उनके ऊपर, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, एग्जैक्ट अल्फाज उनके नहीं हैं, उनके ऊपर जो है वो फौज आ जाती है और वो फिर उनको खुद मौका नहीं मिलता है, किस्म के वो अपाहज हो जाते हैं। तो फिर उनसे क्या तवक्को की जा सकती है? ये उन्होंने खुद एतराफ़ किया इस बात का। तो अगर एक अपाहज किस्म की जमहूरियत नाम नेहाद मौजूद है तो उससे क्या तवक्को की जा सकती है कि क्या वो लोग इतनी सलाहियत रखते हैं? सलाहियत मुमकिन है हो, लेकिन क्या उनको इतना इख्तियार दिया गया है कि वो जाके इस किस्म की डिप्लोमेसी कर सकें? क्या उनके पास इस किस्म का एतबार या यकीन ट्रंप की तरफ से और ईरान की तरफ से है? फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि आसिम मुनीर सऊदी अरब के भी गुड बुक्स में हैं, ये उन इलाकों में तैनात भी रहे हैं, ईरान के साथ भी उनका पहले से राब्ता रहा है, तो एक यूनिक पोजीशन है। हमारा उनके साथ इख्तिलाफ अपनी जगह पर है, जो कि पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान के अंदर हुकूक के हवाले से है, लेकिन डिफैक्टो हुक्मरान वही हैं और मुज़ाकरात भी उन्होंने नहीं किए। ठीक है, शहबाज शरीफ साइड किक के तौर पे उनके साथ शामिल रहे। एक आदमी जिनका जिक्र इस मामले में नहीं होता और उन्होंने बहुत legwork किया है, वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार हैं, जिन्होंने कि सारे वज़राए ख़ारजा को वर्क किया है, जो अरब कंट्रीज़ हैं, तुर्की है, उनको वो करते हैं, उनको क्रेडिट नहीं मिलता इस चीज़ में, लेकिन काम उन्होंने बेतहाशा किया है। वो ही इज़ नोन एज अ वर्कaholic एज वेल। इत्तेफाक इख्तिलाफ अपनी जगह पर रहता है, लेकिन इस मामले में उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। और एक और शख्स जिसका नाम सामने अभी नहीं है, वो शख्स है जिसका नाम लिया नहीं जा सकता, जो एक तरीके से सिंबल बना हुआ है इस पूरी रेजिस्टेंस का फिलहाल पाकिस्तान में। I'll give you the last word on that very quickly. Go ahead. देखिए, जो मौजूदा हालात हैं उसमें ये रास्ते जो हैं ये कीमती हैं। स्टालिन को रूजवेल्ट के साथ बैठना पड़ा, यासिर अराफात को इत्साक रबीन के साथ बैठना पड़ा। तारीख में ऐसे मरहले आते हैं कि जहाँ एक बहुत बड़े शर से बचने के लिए एक छोटे शर के साथ हाथ मिलाना पड़ता है या बैठ जाना पड़ता है। ऐसा होता है, लेकिन अगर इसमें से कुछ भलाई का रास्ता और खैरियत का रास्ता निकल सकता है तो बिस्मिल्लाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। मुख्तसरन तो यही अर्ज़ कर सकूँगा, पाकिस्तान के अंदर दाखिली हालात पर इसका क्या असर पड़ेगा उसको फिर एक और एपिसोड में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन होगा वही कि जो पिछली अमरीतों में पाकिस्तान और अमरीका की कुर्बत के नतीजे में होता आया। डॉक्टर मोहम्मद तकी, आप कहते हैं जो वो भी समझ आता है, और जो आप नहीं कहते उसका भी बहुत वजन होता है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम टैम्पा, फ्लोरिडा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए।